अगर आपने कोई इंस्पिरेशनल स्टोरी देखनी है तो सीरिया के प्रेसिडेंट की तरफ देखें, अहमद अल शरा की तरफ, जिनको यूएस में व्हाइट हाउस के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ये वही शख्स है जो आज से चंद साल पहले तक यूएस की दहशतगर्दी की लिस्टों में टॉप पर होता था, और अब देखें अमेरिका का प्रेसिडेंट उसको इनवाइट कर रहा है व्हाइट हाउस के अंदर। लेकिन प्रोटोकॉल इतना भी नहीं दिया गया, थोड़ा सा दिया गया है। जिस तरह एक कन्वेंशनल वेलकम किया जाता है यूएस प्रेसिडेंट की जानिब से, उस तरह का वेलकम नहीं दिया गया क्योंकि तनकीद भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। Normally, world leaders enter the White House here. Donald Trump likes to get the handshake on camera. But today, we got this. It hardly looks like it, but that is a momentous moment. Ahmed al-Sharaa entering by a side door, the first Syrian president ever invited to the White House. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूएस और सीरिया के दरमियान ये फ्रेश इंगेजमेंट। इसका क्या मतलब है, सीरिया यूएस से क्या चाहता है और यूएस के इस इलाके के हवाले से क्या एम्बिशंस हैं। यहाँ पर तुर्की, इजराइल और अरब्स के रोल को हमने पहले तो डिस्कस किया हुआ है, आज भी उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे और देखेंगे सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शरा का ये ड्रामेटिक राइज फ्रॉम अ जिहादिस्ट टू अ ग्लोबल स्टेट्समैन। आइए जानते हैं। यह दौरा इसलिए भी हिस्टोरिक है कि किसी भी सीरियन प्रेसिडेंट ने 80 साल बाद व्हाइट हाउस के अंदर कदम रखा है। 80 साल बाद, जब से सीरिया ने फ्रेंच कॉलोनियल रूल से आज़ादी हासिल की थी 1946 में, और उसके बाद सीरिया में ऐसी हुकूमतें आती रही हैं जिनकी अमेरिका से कभी भी नहीं बनी। ना सिर्फ अमेरिका से बल्कि इजराइल के साथ भी एक लड़ाई रही है। और बड़ी बात है कि सीरिया वो मुल्क था जिसने ये प्रेशर सस्टेन किया इतने सालों तक। मतलब आप इसराइल को देखें तो अपने आसपास के सारे थ्रेट्स को वो न्यूट्रलाइज कर चुके हैं। पिछले साल तक उनके इमीडिएट नेबर्स में सिर्फ सीरिया था जहां पर बशारुल असद की हुकूमत थी, जिसको वो टॉपल नहीं कर पाए थे 2011 के अरब रेवोल्यूशन के बाद भी। अरब स्प्रिंग जिसको कहा जाता है, जहां पर बड़े बड़े तख्ते उल्ट गए। क्या लीबिया, क्या मिस्र, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट्स के तख्ते उल्ट गए, लेकिन सीरिया के बशारुल असद थे जो वहां पर कायम रहे। वो असाद डायनेस्टी जिसने 53 साल सीरिया पर हुकूमत की और अमेरिका से उनकी नहीं बन पाई, जिन्होंने अपने मौरूसी इक़्तिदार को कंटिन्यू रखा और उसमें ईरान और रूस ने इनकी भरपूर मदद की, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक बैटल बन चुकी थी, एक हॉट जियोपॉलिटिकल एरिया बन चुका था, जहां पर एक साइड से अरब ममालिक इनको गिराने में लगे हुए थे डिफरेंट ग्रुप्स के जरिए, वहीं अमेरिका और इजराइल की अपनी चालें थीं। यहाँ पर दाइश का राइज हुआ, यहाँ पर अल-कायदा आई, और उसी दौरान ये अल नुसरा फ्रंट भी पैदा हुआ जिसके ये टॉप कमांडर थे अहमद अल शरा, जिनके हवाले से यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जारी कर रहा था कि इसको पकड़ो, आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम दिया जाएगा। तो सोशल मीडिया पर इस हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग तबसरे हो रहे थे कि क्या ट्रंप को 10 मिलियन डॉलर्स मिल गए जो अहमद अल शरा को इन्होंने पकड़ा है। अहमद अल शरा की बात करें तो डेफिनेटली इनका ताल्लुक उन ग्रुप से था जिनको दुनिया दहशतगर्द कहती थी, टॉप दहशतगर्द ग्रुप, अल-कायदा का अल नुसरा फ्रंट, जिसके ये हेड थे। लेकिन पिछले साल हमने बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ जो कैंपेन देखी थी हयात तहरीर शाम की वजह से, ये उसको लीड कर रहे थे। उसमें बहुत से एनालिस्ट का ये ख्याल था कि CIA और मुसाद इनको सपोर्ट कर रही है, और जिस तरह इन्होंने एक ब्लिट्सक्रीग किया हलब, इदलिब, हमा, हुमस और दमिश्क की जानिब, वो पूरी दुनिया ने देखा। और इसमें मसलकी इख्तलाफ ने भी अपना एक अहम किरदार अदा किया। बशारुल असद की जो हुकूमत थी वो अलवियों पर मुश्तमिल थी, जबकि इन मिलिटेंट ग्रुप्स का ताल्लुक ज़्यादा सलफ़ी स्कूल ऑफ थॉट से था। और वो तारीख़ी मनाजिर हमने अपनी वीडियोज़ में आपको दिखाए थे जब ये दमिश्क में एंटर हुए। वहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद में इन्होंने खिताब किया और लोगों ने मिठाइयाँ बांटी। ये ईरान और रूस के लिए एक बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि उनका जो एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड था, एक पार्टनर था, वो ख़त्म हो गया था और इस रीजन में इनके इन्फ्लुएंस को कट डाउन कर दिया गया था, जिस पर हमने क्लियरली देखा नेतन्याहू ने बहुत सी खुशियां मनाई थी। और नेतन्याहू ने कहा था कि हम इस तरह एक एक करके सारी एंटी इजरायली हुकूमतों को गिरा देंगे, और वो इसमें काफ़ी कामयाबी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहां लोगों ने मिठाइयां तकसीम की, बहुत से कैदियों को छुड़ाया, उनको नहीं पता था कि नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। यानी इनकी जो फोर्सेस हैं ये माइनॉरिटीज़ पर अटैक करना शुरू कर देंगी, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। अभी भी बहुत से इलाकों में मसले मसाइल हैं और फाइटिंग जारी है, और सीरिया के दूसरे बहुत से पावरफुल ग्रुप्स ने इनसे हाथ भी मिला लिए हैं, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल कुर्दिश ग्रुप्स हैं SDF।
और इन पर प्रेशर तुर्की ने डाला था। तुर्की भी इनको बहुत सपोर्ट कर रहा है अहमद अल-शरा की हुकूमत को, क्योंकि नॉर्दर्न सीरिया में तुर्की के अपने एम्बिशंस हैं, सदर्न सीरिया में इजराइल के अपने एम्बिशंस हैं गोलान हाइट्स वाली साइड से। इजराइल एक बफर जोन बनाना चाहता है कि इस इलाके से आगे सीरिया की फोर्सेस पेशकदमी ना कर सकें, और इसलिए वो क्या करता है, वहां पर धड़ाधड़ स्ट्राइक्स करता है और सारे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह बर्बाद कर दिया। यानी उन्होंने कहा कि हमारे मर्जी की हुकूमत तो आ गई है, यानी वो लोग जो हमें चैलेंज नहीं कर सकते, और उनके पास कोई मिलिट्री इक्विपमेंट भी नहीं होगी, ऐसी की तैसी। मतलब जो बशार अल असद एक किस्म का थ्रेट पोज करते थे, इन्होंने मेक श्योर किया है कि अहमद अल-शरा इनकी प्रॉक्सी बन के रहें, कोई स्पेस इनको नहीं दी जाएगी। ये जो बस राइफल्स वगैरह होती हैं, जो आम ये जो कराची के स्नैचर्स के पास जो असलहा होता है उस लेवल का है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा असलहा होगा, कुछ बंदूकें शंदूकें होंगी, लेकिन सारे टैंक्स, सारी आबदोजें, सारे एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए, जो मेजर मिलिट्री इक्विपमेंट होता है जो किसी भी मुल्क के दिफा के लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए वो खुशियां मनाते फिर रहे हैं, और यही चीज़ सऊदी अरब भी चाहता था कि सीरिया उनके इन्फ्लुएंस में रहे। तुर्की के अपने एम्बिशंस हैं, तो ये सारे आप इस साइड से देख लें तो सऊदी अरब, इधर से इजराइल, उधर से तुर्की, अब अमेरिका को ये फीडबैक देते हैं। MBS ने तो इनकी मुलाकातें भी करवाई हुई हैं 2 सऊदी अरब के अंदर, तो सारा गाइडेंस भी यही इनको दे रहे हैं कि आपने इनके साथ अच्छे ताल्लुकात करने हैं, और सारी गाइडेंस सीरियन प्रेसिडेंट और उनकी टीम को दी जा रही है अरब्स की जानिब से और टर्किश की जानिब से कि आपने ये करना है, पैसे हम आपको देंगे, पैसा भी वो लगा रहे हैं। तो पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जिसमें उनकी अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं है, ज़ीरो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और ट्रंप ने तो ये भी कह दिया है कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स भी ज्वाइन करेंगे, जो मुल्क इनके अंदर कांस्टेंट बमबारी कर रहा है उसको ये तस्लीम करेंगे। और हम अपनी वीडियोस में पहले ही कहते थे कि ये एसेट्स हैं मोसाद के और CIA के, और जिस तरह ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं वेस्टर्न मीडिया पे, बिल्कुल ही एक शरीफ इंसान बन जाते हैं और जस्टिफिकेशंस देते हैं कि देखो जी जब वो हमले हो रहे थे, फलाने हमले हो रहे थे, तो मैं छोटा था, मुझे ज़्यादा अकल नहीं थी, बिल्कुल ही ना हम्बल बन जाते हैं गोरों के सामने। और गोरे इनके धड़ाधड़ इंटरव्यूज़ भी करते हैं, फिर ये इनको बताते हैं कि जी मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एवोल्यूशन की है, मैंने अपने आप को बेहतर इंसान बनाया है, गलतियों से सबक सीखा है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनकी तारीफ़ें की कि एवरीवन हैज़ अ पास्ट बट ही इज़ अ टफ गाय। ये ऐसा बंदा है जो इनक्रेडिबली मजबूत है और हमारा ज़बरदस्त पार्टनर बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए, और इसी वजह से सोशल मीडिया पर तनकीद हो रही थी कि वो ज़ोहरान ममदानी जो लिबरल्स के साथ खड़ा होता है, जो गे राइट्स को सपोर्ट करता है, जो एक बड़ा सॉफ्ट मुस्लिम है, उसको आप दाइश का हमायती कहते हो। और लिटरली वो बंदा जो अलकायदा के एक ग्रुप का सरबराह रहा है, और वही ग्रुप जिसने अमेरिका में 9/11 में हमले किए थे, आप उसको इस तरह होस्ट कर रहे हो जैसे वो आपकी फुफ्फी का बच्चा है। तो इस लेवल का प्रोटोकॉल, लोग तो परेशान हो गए, और अमेरिका पे ज़बरदस्त तनकीद हुई है डोनाल्ड ट्रंप पर, और इस हवाले से कुछ मीम्स भी बनी है, लोगों ने बड़ी इस पर कमेंट्री की है। नेम अ मोर सक्सेसफुल मोसाद एसेट आई डेयर यू। और आपको याद होगा पिछले साल लोगों ने ये तस्वीर भी चलाई थी कि ये CIA का यूनिफॉर्म है, जो अल-जुलानी ने भी पहना था और ज़ेलेंस्की ने भी, और इनकी रीब्रांडिंग की गई है। पहले इनका नाम था मोहम्मद अल-जुलानी, और उसके बाद अब ये अहमद अल-शरा बन चुके हैं। फिर एक तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि जी इनकी पूरी कटिंग की जा रही है, और वो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। जाहिर है लोगों ने तो फिर बोलना था, लोगों का दिमाग चकरा गया है कि वो ग्रुप जिसके हवाले से अमेरिका के सेंटिमेंट्स हैं, और मुझे पर्सनली पता है कि आप अगर किसी अमेरिकन के सामने वो बात करो तो उसके इवन आंसू भी निकल सकते हैं। उस ग्रुप के एक फॉर्मर कमांडर को आप जिस तरह का इस्तकबाल दे रहे हो और कह रहे हो कि हर एक से गलतियां होती हैं, ये एक माइंड ब्लोइंग चीज़ है। और अपनी मर्जी से आप ज़ोहरान ममदानी जैसे एक सॉफ्ट इंसान को, जो कि एक लिबरल बंदा है, जो कि अमेरिकन वैल्यूज़ को बिल्कुल थ्रेटन नहीं करता, उसको आप कहते हो कि ये दहशतगर्दों का हामी है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए, क्योंकि आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं। ट्रंप की नज़र में वो रेडिकल लेफ्ट है ज़ोहरान ममदानी, लेकिन ये ओके है क्योंकि इसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली है। लेकिन अब ट्रंप का क्या क्राइटेरिया है कि ज़ोहरान ममदानी की तौबा क्या होगी और वो उसको किस तरह कबूल करेंगे, वो देखने वाली चीज़ होगी। अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों साइड्स को एक दूसरे से चाहिए क्या है। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले जब ये सारा मिडल ईस्ट का नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ था, बशार अल असद की हुकूमत थी और बशार अल असद अपने आप को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे थे, चाइना से बातचीत कर रहे थे। हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि US अभी भी प्रेजेंस रखता है, तो US की सबसे बड़ी तो कोशिश ये होगी कि जो इनकी बेसिस हैं अल तनफ वगैरह जो साउथ में हैं वो बरकरार रहें।
साउथ में भी हैं और ईस्ट में भी। यूएस अपनी प्रेजेंस यहाँ पर चाहेगा और CIA और मोसाद के दरमियान जो एक कनेक्शन है उसको कायम रखने की कोशिश करेगा। एक ये सबसे बड़ा इनका ऑब्जेक्टिव है कि सीरिया को इस तरह कंट्रोल किया जाए जिसमें सऊदी पैसा होगा और थोड़ा बहुत टर्की का भी रोल होगा, लेकिन सदर्न साइड से अमेरिका और इजराइल इसको कंट्रोल करेंगे और जब तक ये बंदे के पुत्र बन के रहेंगे इनको सपोर्ट किया जाएगा। और आप देखें कुर्दिश ग्रुप्स को भी इन्होंने चुप करवा दिया है। और यहाँ पर जो द्रूज कम्युनिटी है साउथ में, इजराइल उसके बहाने सीरिया में एंटर होता है कि हम तो इनकी हिफाजत भी करने आए हैं। असल में इजराइल का मकसद भी यही है कि अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को बढ़ाए और सीरिया के अंदर एक बड़े रकबे पर काबिज हो, जो कि वो कर रहे हैं और उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर रहे हैं और उनको पूरी इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिकल सपोर्ट रहेगी अमेरिका की इन बेसिस के ज़रिए। और ये सीरिया से वो चाहेंगे और इजराइल ने क्लियर पैगाम भी दिया हुआ है कि आपने इस इलाके से आगे नहीं जाना अपने ही मुल्क में, नहीं तो तुम पर बमबारी करेंगे। और ये इजराइल ने करके भी दिखाया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप अहमद अल-शरा के मुंह पर ये भी कहते हैं कि ये अब्राहम अकॉर्ड्स भी ज्वाइन करेंगे, यानी अपने अग्रेसर को ही तस्लीम करेंगे। इसके बदले अहमद अल-शरा को क्या मिलेगा? उनकी कुछ डिमांड्स हैं कि यार हम पर सैंक्शंस में नरमी की जाए। अभी भी कुछ सैंक्शंस हैं, दहशतगर्दी के टाइटल तो हटा लिए हैं, लेकिन अभी भी सीरिया पर सैंक्शंस हैं जो कि यूएस की कांग्रेस हटा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप के पास जितने इख्तियारात थे वो उनको यूज़ कर रहे हैं और पहले कुछ महीनों का सैंक्शन वेवर दिया था और अब मज़ीद 180 दिन के लिए सैंक्शंस में नरमी की है सीरिया में। और अहमद अल-शरा ने यह भी रिक्वेस्ट की है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, हमारे साथ ट्रेड करें, तेल निकालें सीरिया में। और एक हैरान कुन फुटेज हमने देखी कि वॉशिंगटन में यूएस मिलिट्री मैन के साथ वो बास्केटबॉल खेल रहे थे और उन लोगों के साथ भी तस्वीरें खिंचवाई गई हैं जिन्होंने इजरायली मिलिट्री में सर्व किया है। एक पैगाम दिया है अमेरिका ने कि ये किसका बंदा है, ये किसका एसेट है। ना सिर्फ बड़े बड़े चैनल्स जैसे कि फॉक्स न्यूज़, CNN, BBC वगैरह पर इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, बल्कि इनके विजिट भी करवाए जा रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें अरब ममालिक ही हैं जो इनको फंड कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो कुछ नहीं पता। ये तो पास्ट के जंगजू रहे हैं, इनको सारी फंडिंग और सारी पॉलिसी गाइडेंस ये आसपास के ममालिक मिलकर दे रहे हैं, जैसे कि अरब और तुर्क्स। अमेरिका ने एक मौके पर इनको कैप्चर भी किया था और बाद में रिलीज़ कर दिया गया था। And at the UN in New York in September this year, there was an astonishing meeting as former General David Petraeus met the once Al-Qaeda linked commander he'd fought in Iraq. Please help us understand how you got from Al-Qaeda in Iraq 20 years ago to where you are today. We were once on a battlefield, and now we have moved to a field of dialogue. Those who have experienced war are the ones who best understand the importance of peace. इसके अलावा इस विजिट में एक और नई चीज़ सामने आई है कि दाइश के खिलाफ अमेरिका का जो कोalition है वेस्ट एशिया में, उसको सीरिया ज्वाइन करेगा दाइश के खिलाफ ऑपरेशंस में। अमेरिका की जो मिलिट्री प्रेजेंस है सीरिया के अंदर, उसमें सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन यूएस यही देता है कि हम दाइश को ख़त्म करने के लिए बैठे हुए हैं। तो इसमें अब सीरियन प्रेसिडेंट इनका साथ देंगे जो कभी उनके हमायती हुआ करते थे। और सीरिया के दूर दराज इलाकों में जहां भी दाइश की बाकियात हैं, उनको अमेरिका के साथ मिलकर काउंटर किया जाएगा। दाइश तो एक बहाना है, असल मकसद सीरिया में कदम जमाना है और ईरान का रास्ता रोकना है, यानी इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी। रूस की बात करें तो बशार अल असद के दौर में इन्होंने अपनी 2 इम्पॉर्टेंट नेवल बेसिस कायम की थी सीरिया की पोर्ट सिटीज़ लताकिया और तुर्तुस में। और इंटरेस्टिंगली अभी तक रशिया वहां पर बैठा हुआ है अहमद अल-शरा के साथ एक डील के तहत। और अहमद अल-शरा ये समझते हैं कि इस वक्त हमें रूस से पंगा नहीं लेना चाहिए। हालांकि वो वेस्टर्न कैंप के साथ ज़्यादा अलाइंड है, लेकिन वो किसी हद तक रूस को भी अकोमोडेट कर रहे हैं। हाँ, ईरान के वो ओपनली अगेंस्ट हैं। ईरान को वो कहते हैं कि ईरान ने जो हरकतें की हैं पास में, जिस तरह बशार अल असद को सपोर्ट किया है, हिजबुल्ला और इस्लामिक फाइटर्स को यहाँ पर घुसाया है, उसकी वजह से हम ईरान को कभी एंटर नहीं होने देंगे। लेकिन रूस की बात करें तो रूस के साथ किसी हद तक इनके ताल्लुकात कायम हैं और इसलिए रूस की अभी तक बेसिस भी वहां पर मौजूद हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो में रूस ने लीबिया और सूडान की ऑप्शन भी रखी हुई है और वहां भी रूस की प्रेजेंस है। लेकिन यहाँ का जो सारा मिलिट्री इक्विपमेंट है, रूस का इरादा है किसी भी नागहानी सूरत में वो अफ्रीका के दूसरे ममालिक में शिफ्ट किया जा सकता है। और अभी डेफिनेटली इजराइल ने भी ओपन पंगा नहीं लिया रूस से और रूस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। और कई जगहों पर हमने ये भी देखा है कि सीरियन फोर्सेस ने जब क्रैकडाउन किया है पिछले दिनों, तो कई लोगों ने रशियन बेसिस के अंदर पनाह ली है।
तो अमेरिका की यहाँ पर इसलिए भी एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है रूस पर नज़र रखने के लिए, यानी वो रूस को ओपन ग्राउंड नहीं देना चाहता। पोर्ट सिटीज़ में रूस की बेसिस हैं और साउथ ईस्टर्न रीजन में अमेरिकन बेसिस हैं, यानी क्लियरली पिछले कई सालों से ये आलमी ताकतों की लड़ाई का मरकज़ बन चुका है और अभी भी वहाँ पर एक कंप्लीट स्टेबिलिटी नहीं आई। और स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क में तब आती है जब वो अपना दिफा करने के काबिल होता है। इजराइल ने सारी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज इनसे छीन ली हैं और अब ये महज एक मोहरा बन के रह गए हैं। किसी भी वक्त इनको रिप्लेस किया जा सकता है और इसलिए ये अब इनकी मजबूरी बन चुकी है कि जो अमेरिका और इजराइल कहेंगे वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। इससे रूस की मेडिटेरेनियन सी में पोजीशन मुस्तहकम होती है। 2015 में रशियन इंटरवेंशन ही थी जिसने बशार अल असद को बचाया था, जब बहुत से मुल्कों के प्रॉक्सी मिलिटेंट ग्रुप्स इन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और जवाब में रूस ने एयर पावर के जरिए इनकी मदद की थी। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से ममालिक तो यहाँ पर अपनी प्रेजेंस कायम करना चाहते हैं, लेकिन ये सारे ममालिक इस बात पे भी फिक्रमंद है कि इसके सिस्टम को भी चला के रखना है। तो उसके लिए तुर्की और सऊदी अरब से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है और अब शायद अमेरिका भी कुछ इन्वेस्टमेंट करे ताकि इनकी मर्जी का सेटअप कम से कम चल तो सके, क्योंकि इनके पास फंड्स की कमी है। पहले ये कमी रूस और ईरान की जानिब से पूरी की जाती थी, अब अमेरिका ये सोच रहा है कि अपना फेयर शेयर हासिल करे और यहाँ पर एक इकोनॉमिक प्लेयर के तौर पर अपना किरदार अदा करे। सीरिया से ईरानी फोर्सेस का कंप्लीट सफाया तो हो चुका है, लेकिन अभी भी यूएस को डर है कि जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि लेबनान और इराक, वहाँ पर अभी भी ईरान के सपोर्टेड ग्रुप्स मौजूद हैं और इनके एसेट्स को निशाना बना सकते हैं। लेकिन सीरिया पर कामयाबी हासिल करके इन्होंने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री सिक्योर की, जिससे ईरान का इन्होंने कनेक्शन तोड़ा है। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का एक कनेक्शन था उसको डिसमेंटल किया है। अहमद अल शरा ने यूएस के साथ इस एंगेजमेंट को एक न्यू एरा करार दिया है और उनके मुताबिक तरक्की का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। वो सीरिया में अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं एक मजबूत लीडर हूँ जिसको व्हाइट हाउस में बुलाया गया है और मैं इस वॉर टॉर्न कंट्री के हालात संभाल सकता हूँ। मैं आप लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके दे सकता हूँ, लेकिन ये इनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क साबित हो सकता है क्योंकि अभी भी फ्यूचर की डायरेक्शन क्लियर नहीं है। इंटरनली बहुत से ग्रुप्स को इन्होंने अपने साथ तो मिला लिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग इनको चैलेंज करते हैं। दूसरी तरफ से ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी है जो कि इराक और लेबनान में बैठा हुआ है। काफ़ी हद तक उनको नुकसानात तो हुए हैं इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से, लेकिन वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हुए। इससे हमें यह भी पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए किसी भी लीडर को इतनी इज्जत देना कोई बड़ी बात नहीं है। यानी जो अहमद अल शरा को इज्जत दे सकते हैं वो किसी को भी इज्जत दे सकते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर अब एंट्री इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं रही। वैसे भी ग्लोबल पावर बैलेंस ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और अब बहुत से लीडर्स बशमूल डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग के गुण गा रहे हैं और खुद अमेरिकन पॉलिसीज की वजह से अमेरिका की जो सुपर पावर है वो बहुत हद तक अंडरमाइन हो चुकी है। अमेरिका की डुअल अप्रोच, डबल गेम और तजादात से भरी हुई पॉलिसीज जिसने अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को भी बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे सीरिया हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इससे सीरिया को लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा होगा या आपके ख्याल में सीरिया अमेरिका और इजराइल के लिए सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया है। वो मुल्क जो हिस्टोरिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा है, जहां पर मजबूत मुस्लिम हुक्मरानों ने हुकूमत की है और जिसने हमेशा वेस्टर्न हेजीमनी के सामने झुकने से इनकार किया है। क्या वो सीरिया अब टोटली इनके कंट्रोल में आ चुका है या रूस और ईरान या इवन चाइना भी कोई नई चाल खेलेंगे? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।